नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आपका बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेनू यादव। इस YouTube चैनल के माध्यम से हम CBSE के क्लास 9 से लेकर 12 तक के जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं वो सब कवर करेंगे। फिलहाल हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 मैटर इन अवर सराउंडिंग। बच्चों, अभी तक मैंने आप लोगों को बताया है कि मैटर के 3 फॉर्म्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आज हम बात करेंगे उसके फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर की। क्लियर? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा। अच्छा, प्लाज्मा एक ऐसी स्टेज है जो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर डेवलप हो सकती है। इसका एक एग्जाम्पल है सूरज। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल है तारे। सूरज और तारों में से जो हीट इवॉल्व होती है, जो लाइट इवॉल्व होती है, वो उसमें प्लाज्मा की वजह से ही होती है। इसका मतलब प्लाज्मा एक ऐसी स्टेज है जो बहुत हाई टेम्परेचर पर ही ऑब्टेन की जाती है। क्लियर? आप लोगों ने कभी ना कभी फ्लोरेसेंट ट्यूब्स या फ्लोरेसेंट बल्ब्स देखे होंगे। क्लियर? हमारे घर में जो नॉर्मल बल्ब होते हैं ना बच्चों, उसमें टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है, तार लगा होता है। हाँ, तो जैसे ही हम लाइट ऑन करते हैं वो टंगस्टन के फिलामेंट में इलेक्ट्रिसिटी जाती है, उसको हीट करती है, वो आपको आपके कमरे को जगमगा देता है। एक सिंपल सा प्रोसेस है और उसमें आपके आर्गन इस तरीके की गैस भी भरी होती है ताकि टंगस्टन ज्यादा जल्दी से खराब ना हो जाए। ओके, लेकिन अगर आप फ्लोरेसेंट बल्ब या फ्लोरेसेंट ट्यूब की बात करते हैं तो मैंने यहाँ पर फ्लोरेसेंट बल्ब या फ्लोरेसेंट ट्यूब का एक ही डायग्राम बना रखा है। यहाँ पर क्या होता है कि आपके जो एटम्स है ना, उन एटम्स को जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलते ही वो चार्ज हो जाते हैं। क्लियर? इसका मतलब ये वाला जो आपका पोर्शन है ना, इस पोर्शन में आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के चार्जेस मिलने की पूरी संभावना होती है। अदरवाइज क्या होता है, जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना एटम के, वो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं और वो कहलाया जाता है आयोनाइज्ड। अब एटम और आयोनाइज्ड ये जो डेफिनेशंस हैं ये आप आगे आने वाले चैप्टर्स में विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि फ्लोरेसेंट ट्यूब में जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, यहाँ पर बहुत हीट डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो भरी हुई गैस है ना वो आयोनाइज्ड हो जाती है। क्लियर? और इसकी वजह से ये रोशनी दे पाता है। फ्लोरेसेंट बल्ब हो गया आपका, ये फ्लोरेसेंट लाइट ट्यूब्स हो गए, आपके स्टार्स हो गए, आपका सन हो गया और आपका जो नियॉन बल्ब हो गए, वो सारे के सारे प्लाज्मा के एग्जाम्पल है। तो मतलब प्लाज्मा एक ऐसा स्टेज है जो फोर्थ स्टेट है और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर वो आपको मिल सकता है। अब हमारे पास आता है 5वां स्टेट और वो है आपका BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ओके, बोस हमारे इंडियन है, आइंस्टीन के नाम से आप समझ ही रहे होंगे, और कंडेंसेट, इन दोनों ने मिलकर एक और 5th स्टेट ऑफ मैटर बताया। ये 5th स्टेट ऑफ मैटर जो होता है ना वो बहुत लो टेम्परेचर पर ही आपको मिल सकता है। इसका मतलब जो टेम्परेचर आप इमेजिन कर सकते हैं ना उससे भी बहुत बिलो एक सुपर कूल कर देते हैं, सुपर कूल टेम्परेचर में आपको BEC मिलेगा। प्लाज्मा क्या था, बहुत हाई टेम्परेचर पर। ओके, ये क्या है, बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे। ओके, अब इसमें क्या होता है कि अच्छा, मैंने जब आप लोगों को पार्टिकल्स के मूवमेंट के बारे में बताया था ना बच्चों, तब हमने ये डिस्कस किया था कि सॉलिड के पार्टिकल्स तो वाइब्रेट ही करते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं तो मूवमेंट करते हैं, गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं तो खूब मूवमेंट करते हैं, है ना। जब सुपर कूल हो जाएगी ना कोई चीज, तो सुपर कूल का क्या मतलब होता है, 0 डिग्री पे आप क्या जमाते हो, बर्फ जमाते हो ना। अब उससे भी नीचे आप ले जाओ टेम्परेचर, तो इसका मतलब इसके जो एटम्स होंगे ना, आइस के केस में तो फिर भी थोड़ा पानी और एयर रहता है, पर इसके केस में एटम्स बहुत ज्यादा करीब होंगे। जब ये सारे के सारे बहुत करीब होंगे और इनको मूवमेंट तो मिलेगा नहीं क्योंकि टेम्परेचर बहुत लो है, इसकी वजह से ये जो एटम्स होते हैं ना ये क्लम्प हो जाते हैं। क्लम्प का मतलब कि गुच्छा जैसा बना लेते हैं, मूवमेंट हो नहीं पा रहा, गुच्छा जैसा बना लेते हैं। क्लियर? और ऐसा लगता है कि ये एटम इसके जैसा ही है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। इनकी जितनी भी एनर्जी होती है वो सारी लूज हो जाती है और सारे एटम्स एक ही एनर्जी के इकट्ठे हो जाते हैं। क्लियर? और इसी को हम बोलते हैं BEC। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके बारे में आपकी किताब में नहीं दे रखी, पेज नंबर 10 NCERT का देख लीजिएगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी एनी टाइम। अच्छा, ये हो गए आपका 5th स्टेट। बच्चों, मेरे पास एक क्वेरी आई है, विकास ने पूछा है कि मैम जब खाना गर्म होता है तो उसकी स्मेल बहुत ज्यादा जाती है और वही खाना जब ठंडा होता है तो स्वादिष्ट होने के बावजूद उसकी स्मेल फिर कमरे में क्यों नहीं जाती है।
बच्चों अगर ये कढ़ाई है जिसमें आपकी मम्मी खाना बना रही है और ये है फ्लेम, आग आपने लगा रखी है यहाँ पे ना, है ना, गैस जला रखी है। जब आप इसमें खाना बनाते हो ना बच्चों, तो इसका जितना भी स्वाद होता है, जो भी टेस्ट होता है मसालों का, और उस जो भी सब्जी या दाल मम्मी बना रही है उसका जो भी स्वाद होता है वो पूरी तरह से इस समय हीटअप है। इसका मतलब इस पूरे के पूरे व्यंजन में पूरी तरीके से हीट समा चुकी है। और आपको मालूम है जब हीट किसी भी चीज में जाती है तो पार्टिकल्स का मूवमेंट तेज होने लग जाता है और वो आउट मूव करते हैं। इसी वजह से जब आप दूर से आ रहे होते हैं ना, स्कूल से आ रहे होते हैं, कहीं से भी आते हैं, तो इसकी स्मेल आपको दूर तक पहुंचती है। ओके, अब जैसे ही खाना बन गया, मम्मी ने कढ़ाई उठाकर स्लैब पे रख दी या फिर गैस बंद कर दी, तो जो हीट इसको मिल रही थी ना, वो हीट सप्लाई आपकी क्या हो गई, खत्म हो गई। हीट सप्लाई खत्म हो जाएगी तो इसका जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे नॉर्मल होता चला जाएगा। इसका मतलब इसके पार्टिकल्स का जो मूवमेंट था, जो बहुत तेजी से मूव कर रहे थे और बाहर जा रहे थे, आप तक पहुंच रहे थे, आप सेंस कर पा रहे थे आज मम्मी ने क्या बनाया है। अब उतनी हीट तो मिल नहीं रही ना, उतनी हीट नहीं मिल रही है, इसीलिए ये पार्टिकल्स बाहर मूव नहीं कर पा रहे हैं। और इसी वजह से आपको दूर से नहीं पता चलता कि क्या बना है या क्या बनाया था। हाँ, अगर आप उस व्यंजन को पास लेकर आते हो और फिर सूंघते हैं तो आप कहते हैं वाह मम्मी क्या बनाया है। क्लियर? तो ये एक कारण है कि बनती हुई गरम सब्जी या कोई भी चीज जो हीट पर होती है उसकी स्मेल दूर तक आती है, और जब वो कंडेंस हो जाती है, मतलब ठंडी हो जाती है, तो उसकी स्मेल हम लोगों को नहीं आती है। ओके बच्चों, यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो एंड हो गया है। कुछ एक बात रह गई थी आपसे कहनी, वो ये कि मैटर जो होता है ना, इसका अपना मास, मैटर इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। कोई भी मैटर अगर उसका होता है तो उसमें थोड़ा मास होता है और उसका अपना एक वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि लिक्विड का वॉल्यूम होता है 1 kg है तो वो आप उसको मास बोलेंगे। क्लियर? तो मैटर को जब भी हम डिफाइन करेंगे, आपसे पूछा जाए व्हाट इज मैटर, तो आप अगर ये देखते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है? कोई भी मैटर उसका मास भी होता है, उसका वॉल्यूम भी होता है, और उसका फॉर्मूला बन जाता है मैटर इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? अच्छा, मास को तो हम केजी में नापते हैं ना, और वॉल्यूम को हम बेसिकली लीटर्स में लेते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की तरफ। आप लोगों को ध्यान होगा पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, चैप्टर मतलब यहाँ पर लेसन या सेशन आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेक्चर, उसमें हम लोगों ने कन्वर्जन्स की बात की थी, टेम्परेचर के कन्वर्जन्स की। तो आप अपनी एनसीईआरटी के मेरे ख्याल से पेज नंबर 12 को जब ओपन करेंगे तो वहां पे उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं, कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, और पूछा है कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। उसका पहला क्वेश्चन है कि आप कन्वर्ट कीजिए, कन्वर्ट इनटू डिग्री सी या फिर केल्विन। ओके, अब आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि 0 डिग्री सी इज इक्वल्स टू 273 केल्विन। ओके, आपकी किताबों में लिखा होगा 273.16 केल्विन। ओके बच्चों, पर अपने कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि ये पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है वो बहुत सूक्ष्म है, छोटी है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे और हम लिखेंगे कि 0 डिग्री सी इज इक्वल्स टू 273 केल्विन। ओके, तो अगर वो आपसे कहें कि आप 25 डिग्री सी को केल्विन में बताइए कि केल्विन में कितना होगा। ओके, आप जानते हैं कि 0 डिग्री सी इज इक्वल्स टू 273 केल्विन। ओके, तो 25 डिग्री सी कितना होगा? 25 डिग्री सी विल बी 25 प्लस 273 केल्विन। आप इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको किसी भी टेम्परेचर को चेंज करना है, डिग्री से केल्विन में लेकर आना है तो आप प्लस करेंगे। ओके, और अगर आपको केल्विन से डिग्री में लेकर जाना है तो आप माइनस कर दोगे। अगर आपसे कोई बोले कि 100 केल्विन है, इसको डिग्री सी में बताओ कि कितना होगा, तो आप क्या करेंगे? 100 माइनस 273, और आपका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना आएगा। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे, हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है टी के इज इक्वल्स टू टी सी प्लस 273। इसका मतलब ये हो जाता है
कि अगर आपको पर्टिकुलर टेम्परेचर, इसमें अब जो भी केल्विन है तो उसमें आपको ऐड कर देना है, और अगर आपसे ये पूछेंगे तो T के माइनस 273 इज इक्वल्स टू TC हो जाएगा। अगर आपको ये इक्वेशन डिफिकल्ट लगती है तो बस आप इतना याद रखिए कि अगर आपको कह रखा है मान लीजिए 7 डिग्री C, ओके, तो आप जानते हैं 0 डिग्री C इज इक्वल्स टू 273। अगर आपको इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, 273 प्लस 7, ओके। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बेहिचक पूछ लीजिएगा। एनसीईआरटी में कुछ और भी क्वेश्चंस आपके दे रखे हैं, अगर आपको उनको सॉल्व करने में दिक्कत होगी तो आप मुझे पूछेंगे। कुछ एक आधी क्वेश्चन है जो मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ, और कुछ चीजें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। एक क्वेश्चन है कि वाटर जो होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, जबकि एल्मिरा जो होती है वो सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर में। तो बच्चों वाटर जो होता है ना, अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पर रखते हो तो इसके आसपास की जो हीट है ना, ये उस हीट को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स तो लगातार मूवमेंट करते हैं, ओके। वो बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, पानी तो पानी है, वो ठंडा भी हो सकता है, वो गर्म भी हो सकता है। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं ठंडा पानी, कोल्ड वाटर। दूसरे ग्लास में हमने ले लिया हॉट वाटर, क्लियर। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि जो कोल्ड वाटर है ना, जो ठंडा था वो भी नॉर्मल हो जाता है कुछ देर बाद, और जो गर्म पानी आपने रखा था, भले ही आपने उबाल के रखा था, वो भी नॉर्मल हो जाता है। इसका क्या कारण है, इसका ये कारण है कि जब ये कोल्ड वाटर होता है तो कोल्ड वाटर मतलब ठंडा पानी, तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो होते तो दूर हैं क्योंकि लिक्विड है, पर उनके जो पार्टिकल्स हैं उनका मूवमेंट उतना ज्यादा तेज नहीं होता जितना हॉट वाटर का पार्टिकल का मूवमेंट होता है, ओके। अब क्या होता है, जैसे जैसे आप इस पानी को रखा रहने देंगे ना, इसके जो पार्टिकल्स हैं, बाहर का जो आपका टेम्परेचर है, उस बाहर के टेम्परेचर से हीट एब्जॉर्ब करते रहेंगे, ओके। जब ये बाहर के टेम्परेचर से हीट एब्जॉर्ब करते रहेंगे तो इसका जो नॉर्मल, इसका जो अंदर वाला टेम्परेचर है, जो भी ठंडा है, जो भी नॉर्मल से कम है, ठंडा मतलब नॉर्मल से कम, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा और आपको जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है उसके हिसाब का पानी मिल जाएगा। कोई कंफ्यूजन आई होप नहीं होगी। अब जो गर्म पानी होता है उसके केस में क्या होता है बच्चों, गर्म पानी का मतलब इस ग्लास के अंदर का जो टेम्परेचर है ना वो बाहर के मुकाबले बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, लगातार हीट बाहर निकालता रहेगा। आप लोगों ने देखा होगा ना, गर्म पानी होता है तो उसमें से भाप निकलती रहती है, भाप निकलती रहती है, तो वो भाप निकलने की वजह से एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर इसका जो पानी होता है ना, गर्म पानी, वो नॉर्मल टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। तो यही एक रीजन है हमारे पास कि वाटर जो होता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। अच्छा, अब अगर आप कहें कि एल्मिरा जो है वो सॉलिड होती है, तो ऑब्वियसली एल्मिरा का जो संरचना है, एल्मिरा लोहे की बनी है मान लो, तो लोहे के जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ना बच्चों, वो तो बहुत पास पास अरेंज होते हैं। और मैंने आपको बोला लोहे की भी हो सकती है, लकड़ी की भी हो सकती है, उसकी संरचना ऐसी होती है कि उसका अपना एक फिक्स शेप है, उसके पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं। पार्टिकल्स बहुत पास पास होने की वजह से जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर है उस पर वो बनाई गई होगी चीज, ओके, कि वो नॉर्मल टेम्परेचर को सस्टेन कर सके, इसीलिए उसके पार्टिकल्स अपनी जगह फिक्स्ड रहते हैं। अब अगर आप 20 डिग्री पर हैं तब भी बाकायदा बनी रहेगी, अगर 40 डिग्री हो गया है टेम्परेचर तब भी उस अलमारी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, अगर 0 डिग्री हो गया है तब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। पर अगर मान लीजिए टेम्परेचर आप अब जैसे आयरन है, आयरन की अलमारी को अगर आप फर्नेस में डाल दो ना बच्चों, जहाँ पे टेम्परेचर 1500 से ऊपर होता है, तो क्या होगा, पिघल जाएगी। इज दिस क्लियर? तो हर एक सॉलिड का, भले ही वो लकड़ी की चीज हो, वो गोल्ड हो, वो सिल्वर हो, वो आयरन हो, उसका अपना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और अरेंजमेंट होता है। इसीलिए उसके जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो तब तक एक दूसरे से अरेंज रहते हैं जब तक कि वो एक ऐसे टेम्परेचर से एक्सपोज ना कर दिए जाएं जो बहुत ज्यादा हो या फिर बहुत ज्यादा कम हो। आई होप दिस इज क्लियर। एक और चीज है बच्चों,
आप लोगों ने अगर मम्मी की हेल्प की होगी रसोई में तो आपके साथ भी ये जरूर हुआ होगा, कभी आपका हाथ जल जाता है, कभी आपको छाला पड़ जाता है। ओके, तो दो चीजें हम बातें करेंगे, एक तो बॉइल्ड वाटर और एक है हमारा स्टीम। इन दोनों में से कौन ज्यादा खतरनाक है, किसमें ज्यादा हीट है? बच्चों, जब गर्म पानी हमारे ऊपर गिर जाता है ना, बहुत गर्म या गर्म पानी, तो वो पानी क्या होता है, उतना डेंजरस नहीं होता जितनी की भाप होती है। भाप से अगर जल जाता है व्यक्ति तो वो उसको बहुत तकलीफ होती है एज कम्पेयर टू गर्म पानी। जब गर्म पानी हमारे शरीर पर पड़ता है तो गर्म पानी क्या करता है, पहले अपने टेम्परेचर को हमारे बॉडी के टेम्परेचर में ढालेगा, नॉर्मल करेगा, ठीक वैसे ही जैसे मैंने अभी आपको ठंडे और गर्म ग्लास का एग्जांपल दिया था। तो पानी क्या करेगा, पहले अपने आप को हमारे बॉडी टेम्परेचर पर मेंटेन करेगा, क्लियर। उसके बाद बात खत्म। इसका मतलब कुछ देर आपको जलन होती है, ठीक है ना, कई बार आप ऑइंटमेंट नहीं भी लगाते हैं तब भी थोड़ी देर बाद जलन चली जाती है। जबकि अगर आप स्टीम की बात करें तो स्टीम क्या है बच्चों, वेपर है, ठीक है ना, और वेपर बना है तो इसका मतलब इसमें लेटेंट हीट भी होगी, जिसकी हम लोगों ने अभी पिछले लेक्चर्स में बात की थी। ओके, तो वेपर क्या होगा, अगर मेरा हाथ वेपर से जल जाए तो वेपर्स पहले लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेज तो उनका हो गया कि वो भाप थे, स्टीम थे, सेकेंड स्टेज में वो लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? तो एक सेकेंड एडिशनल स्टेज हो गया, फिर कहीं जाके वो लिक्विड जो होगा हमारे बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर पर स्किन पे आएगा, क्लियर। इसीलिए स्टीम क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पर होता है, मतलब जब आप पानी को बॉईल कर रहे होते हो ना, तो यहाँ पे जो बुलबुले आते हैं वो तो आपको बॉइलिंग पॉइंट होता है, और बॉइलिंग पॉइंट के से आप बाहर निकल जाओगे तो फिर वो स्टीम बनने लग जाती है। हमने बोला था ना 100 पे ही फिक्स हो जाता है और स्टीम लगातार बन रही होती है। इसीलिए जो स्टीम होती है वो ज्यादा खतरनाक होती है एज कंपेयर टू योर बॉइल्ड वाटर। ओके, अगर आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में या एनसीईआरटी के चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, डू फील फ्री टू आस्क मी। ओके, ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है आज। जितने भी क्वेश्चंस हैं बाकी के, उनको आप अगर खुद से देखेंगे तो आप कर पाएंगे, और बाकी प्रॉब्लम अगर होती है तो मैं हूं ही। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, और कल से ही हम क्लास 10th के भी चैप्टर नंबर 1 से स्टार्टिंग कर देंगे केमिस्ट्री पढ़ने की। बच्चों, अपना ख्याल रखिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, और ये ध्यान रखिए कि आप कोविड-19 के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।